Assalamu alaikum. In this video, we'll be talking about dilution of solution. कोई भी solution को जब हम dilute करते हैं तो उसको dilute करने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला हम फॉलो करते हैं which is C1V1 is equal to C2V2, जिसमें C concentrations हैं, V वॉल्यूम है। एक सिंपल सी चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि देखो, लैब के अंदर जब काम किया जाता है ना, केमिस्ट्री की लैब में केमिकल्स के साथ, तो कभी भी ये प्रेफर नहीं होता कि आप कॉन्सेंट्रेटेड केमिकल्स यूज़ करो। हमेशा प्रेफर्ड ये होता है कि यूज़ डाइल्यूटेड सॉल्यूशंस। वजह इसकी क्या है कि कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशंस बहुत ज़्यादा डैमेजिंग होते हैं, बहुत ज़्यादा करोसिव होते हैं। उनको हैंडल करने के लिए एक एक्सपर्टीज़ आपके पास होनी चाहिए, जो कि नॉर्मली नहीं होती। बहुत टाइम तक लैब में काम करते हैं, प्रॉपर उसकी ट्रेनिंग होती है, फिर कहीं जाके आप कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशंस को हैंडल कर सकते हो। इसीलिए लैब के अंदर जो है, लैब असिस्टेंट जब होता है तो वही इस तरह की चीज़ों को हैंडल कर रहा होता है। और हमारे पास नॉर्मली जब आप केमिकल्स को मार्केट में ख़रीदने जाते हो ना, तो आपको कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में ही मिलते हैं। फिर उनको आप डाइल्यूट करके लैब में यूज़ करते हो, तो वो कॉन्सेंट्रेटेड वाली बॉटल्स लैब में रख दी जाती हैं, और फिर जिस तरह उसको इस्तेमाल करना होता है तो जो लैब असिस्टेंट होता है वो उसके डाइल्यूट सॉल्यूशंस बना के रख देता है, और फिर उसको हम यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशंस को बिल्कुल अवॉइड करें, बहुत डैमेजिंग होते हैं और बहुत कोरोसिव होते हैं, आपकी स्किन को बर्न कर सकते हैं, और कोई भी नुकसान बड़े लेवल का हो सकता है परमानेंट। तो खैर, हम जब कोई भी केमिकल को डाइल्यूट करते हैं तो एक कैलकुलेशन को फॉलो करते हुए हम डाइल्यूट करते हैं, जो ये फॉर्मूला है C1V1 इज इक्वल टू C2V2। तो जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल है क्वेश्चन में, if 240 centimeter cube of water is added to 13 centimeter cube of 5 mole per dm cube NaCl solution, what is the concentration of the dilute solution? यानी कि मेरे पास NaCl का एक सोल्यूशन है जिसकी कॉन्सेंट्रेशन 5 मोल पर डीएम क्यूब, इतना कॉन्सेंट्रेटेड है वो, और मैं उसका 13 सेंटीमीटर क्यूब यूज़ कर रहा हूँ, और इस 13 सेंटीमीटर क्यूब कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन को 240 सेंटीमीटर क्यूब वाटर में डाल के एक डाइल्यूटेड सोल्यूशन बना रहा हूँ। तो उस डाइल्यूटेड सोल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी? अब देखो, C1V1 इज इक्वल टू C2V2 में आप किसी को भी जो है C1 और V1 बना सकते हो, यानी कि किसी भी केमिकल की कॉन्सेंट्रेशन वॉल्यूम जो है उसको C1V1 बना सकते हो, यानी कॉन्सेंट्रेटेड वाले को भी C1V1 बना सकते हो, डाइल्यूटेड वाले को भी C1V1 बना सकते हो। तो इट्स योर चॉइस। मेरी आदत ये है, और जो मैं अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि एक जनरल प्रैक्टिस उसको कर लो, या उसको एक आदत बना लो कि जो सोल्यूशन की इंफॉर्मेशन पूरी है, जब अगर कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन की इंफॉर्मेशन अगर आपके पास पूरी है ना, कि आपको उसकी कॉन्सेंट्रेशन भी पता है, आपको उसका वॉल्यूम भी पता है, तो जिसकी इंफॉर्मेशन पूरी है उसको C1 और V1 बना दो, और जो फाइंड आउट करना है फिर उसको आप C2 या V2 में रखो। तो इसमें 4 अननोन है, C1 V1 C2 V2, तो 4 में से आपको 3 पता होंगे, चौथा आपको फाइंड आउट करना होगा। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर मेरे पास पूरी इंफॉर्मेशन कॉन्सेंट्रेटेड वाले सोल्यूशन की है, तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन यानी कि 5 मोल पर डीएम क्यूब मेरा C1 हो गया, उसका वॉल्यूम 13 सेंटीमीटर क्यूब मेरा V1 हो गया। मुझे डाइल्यूटेड सोल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करनी है, तो C2 मुझे फाइंड आउट करना है, और जो मेरा पूरा सोल्यूशन टोटल बनेगा उस पूरे सोल्यूशन का वॉल्यूम होगा 253। क्यों? 240 सेंटीमीटर क्यूब पानी है, ठीक है, कंटेनर, उसके अंदर 240 सेंटीमीटर क्यूब पानी है, और मैंने इसके अंदर फिर 13 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन NaCl का जो कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन है वो डाल दिया। ठीक है ना? तो अब टोटल वॉल्यूम जो मेरे इस पूरे मिक्सचर का हो गया, दैट्स 253 सेंटीमीटर क्यूब। तो जो मेरा डाइल्यूटेड सोल्यूशन बनेगा उसका टोटल वॉल्यूम 253 सेंटीमीटर क्यूब होगा। तो C1V1 इज इक्वल टू C2V2 अप्लाई किया, और मेरे पास कॉन्सेंट्रेशन आ गई 0.27 मोल पर डीएम क्यूब, यानी कि जो सोल्यूशन मेरा डाइल्यूटेड है उसकी कॉन्सेंट्रेशन 0.27 मोल पर डीएम क्यूब होगी। इसी तरह फिर ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं जो मेरे स्टूडेंट्स प्रैक्टिस करते हैं, और वो मुझे सॉल्व कर करके बताते रहते हैं कि भाई ये है वो है। अब हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है टाइट्रेशन का। टाइट्रेशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और टाइट्रेशन हमारे पास होता क्या है ये पहले तो बात समझ लेते हैं।
टाइट्रेशन जो है ना ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने की टेक्निक है, यानी कि अगर आपको दो केमिकल्स को आपस में रिएक्ट कराना है तो उसको रिएक्ट कराने का एक तरीका है टाइट्रेशन। इट्स अ प्रोसेस, इट्स अ प्रोसीजर, इट्स अ मेथड बेसिकली टू रिएक्ट टू केमिकल्स टुगेदर। तो टाइट्रेशन जो है ना ये एक प्रोसीजर है, और सबसे कॉमनली जो ये टाइट्रेशन का प्रोसीजर हम फॉलो करते हैं वो करते हैं केमिकल रिएक्शन के लिए, जिसे हम लोग कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है? जब एक एसिड जो कि केमिकल है, इट रिएक्ट्स विद एन एल्कली जो कि एक और दूसरा केमिकल है, कह सकते हैं कि ये दोनों केमिकल्स एक दूसरे के ऑपोजिट्स हैं, नॉट एग्जैक्टली लेकिन आपको सिर्फ समझाने की हद तक, कि एसिड का ऑपोजिट एल्कली है एक तरीके से। तो जब एसिड और एल्कली आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्योंकि एक दूसरे के ऑपोजिट है तो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसल आउट कर देते हैं, तो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, तो इसीलिए इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज बेसिकली रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड एन एल्कली। तो जो टाइट्रेशन है, इट इज अ प्रोसीजर कंडक्टेड इन लेबोरेटरी इन ऑर्डर टू डू न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन दैट अकर बिटवीन एसिड एंड एल्कली। ठीक है, तो जो पर्पस होता है टाइट्रेशन का नॉर्मली वो ये होता है कि जो ये एसिड और एल्कली हम आपस में जिनको रिएक्ट करवा रहे होते हैं ना, तो अलग अलग वजह से ये टाइट्रेशन करवाई जाती है, लेकिन एक कॉमन प्रैक्टिस ये है कि जो एसिड और एल्कली हैं इन दोनों में से किसी एक की कॉन्सेंट्रेशन हमें पता होती है और एक की हमें नहीं पता होती। तो हम जो है ना टाइट्रेशन करवा के जो अननोन जिसकी कॉन्सेंट्रेशन है उसकी कॉन्सेंट्रेशन को फाइंड आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ दैट केमिकल जिसकी कॉन्सेंट्रेशन मुझे पता है। So usually the purpose of titration is to find out the concentration of a solution with the help of another solution whose concentration is known to us। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला जो है ना वो C1V1 इज इक्वल टू C2V2 की तरह ही होता है। इसका एक कंबाइंड फॉर्मूला मैंने बनाया हुआ है, या फिर कह लो कि मैं उस कंबाइंड फॉर्मूला को यूज़ करता, तो मैंने नहीं बनाया, मतलब एक फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है, और आप चाहो तो इसको ब्रेक करके मोल्स पहले फाइंड आउट करके फिर स्टीशियोमेट्री अप्लाई करके फिर दूसरे के मोल्स फाइंड आउट करके ये सब काम भी कर सकते हो। अगर आपको डायरेक्टली ये एक ही फॉर्मूला के अंदर करना है तो वो फॉर्मूला मैंने आपके सामने लिखा हुआ है टाइट्रेशन का। अब लेट्स से मेरे पास एक केमिकल रिएक्शन की इक्वेशन है A+2B फॉर्मिंग C+3D। तो लेट्स से कि A यहाँ पे एसिड है, B मेरा एल्कली है। ठीक है, अब इन दोनों का रिएक्शन करवा रहा हूँ, तो इन दोनों केमिकल में से किसी एक केमिकल की कॉन्सेंट्रेशन मुझे पता होगी, उसका वॉल्यूम मुझे पता होगा, इक्वेशन मेरे सामने, एक ऐसा होगा जिसकी कॉन्सेंट्रेशन मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ। तो वही वाली चीज़ है कि जिसकी कॉन्सेंट्रेशन आपको पता है, वॉल्यूम पता है, उसको आप C1V1 और N1 बना दो, जिसकी नहीं पता है उसको आप फिर C2V2 N2 की कैटेगरी में सेट कर दो। तो C1 इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नोन सोल्यूशन, V1 इज द वॉल्यूम ऑफ नोन सोल्यूशन एंड N1 इज द मोलर रेशियो ऑफ द नोन सोल्यूशन। यानी कि फॉर एग्जाम्पल मुझे जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वॉल्यूम पता है वो A की पता है और मैं B की कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करना चाहता हूँ, तो A के साथ जो मोलर नंबर लिखा है वो है 1। तो यहाँ पे N1 इज द मोलर रेशियो ऑफ द नोन सोल्यूशन, तो 1 जो है ये वैल्यू हो गई N1 की। तो B मेरा वो वाला सोल्यूशन है जिसकी कॉन्सेंट्रेशन मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ। तो इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ, तो कॉन्सेंट्रेशन जो है C2 दैट्स ऑफ अननोन सोल्यूशन, V2 is the volume of unknown solution and N2 is the molar ratio of the unknown solution। यानी कि जो मेरा ये 2 है, क्योंकि मैं B को वो सोल्यूशन कंसिडर करते हुए चल रहा हूँ फिलहाल जिसकी कॉन्सेंट्रेशन मुझे फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो जो 2 है ये मेरे पास N2 हो गया, द मोलर रेशियो ऑफ अननोन सोल्यूशन। तो यहाँ पे एग्जाम्पल क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो इन प्रैक्टिस क्वेश्चंस के थ्रू स्टूडेंट्स मेरे जो है प्रैक्टिस करके मुझे बता रहे होते हैं कि सही आंसर उनके आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, और इससे रिलेटेड बाकी चीज़ें। तो ये टाइट्रेशन से रिलेटेड सारी बातें थी। ठीक है, तो हम लास्ट अब एक बात कर रहे हैं इस मोल्स के चैप्टर के हवाले से, और फिर ये इन दिस वीडियो द चैप्टर ऑफ मोल्स विल एंड इंशाल्लाह। इसमें एक चीज़ जो पहले अभी मैं बात करूंगा दैट्स परसेंटेज यील्ड, अ वेरी कॉमन टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट जो मोल्स से रिलेटेड पेपर में आता है, एग्जाम में टेस्ट किया जाता है। परसेंटेज यील्ड, यील्ड क्या होती है? बेसिकली प्रोडक्शन को यील्ड कहा जाता है। परसेंटेज यील्ड क्या है कि भाई कितने % प्रोडक्शन हो रही है।
इससे रिलेटेड मैं आपको एक बात क्लियरली बता दूं कि दुनिया में ऐसे रिएक्शंस नहीं होते, ये हम लोग इंडस्ट्रीज में भी कर रहे हो तो इस तरह हम रिएक्शंस नहीं कर सकते कि यील्ड जो है ना वो 100% हो, यानी कि मैं जितना मास या जितनी क्वांटिटी रिएक्टेंट्स की डालूं प्रोडक्ट की क्वांटिटी भी मुझे उतनी ही मिले। ऑल्दो थियोरेटिकली केमिस्ट्री में हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है विच इज़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और ये कॉन्सेप्ट हमें क्या बताता है कि आप जितना मास रिएक्टेंट्स का डालोगे आपको उतना ही मास प्रोडक्ट्स का मिलेगा। यानी कि मैं अगर दो रिएक्टेंट्स हैं ए और बी, कंबाइन इनका मास अगर डालूं 100 ग्राम, तो जो मुझे प्रोडक्ट मिलेगा सी एंड डी वो भी मुझे 100 ग्राम ही मिलेगा। दिस इज थियोरेटिकल। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। एक्चुअल में हमेशा देर आर सर्टन लॉसेस। हो सकता है आपका रिएक्टेंट सारा का सारा इस्तेमाल नहीं हो, सारा का सारा रिएक्ट नहीं करे, तो फिर डेफिनेटली आपको प्रोडक्ट में वो सारा का सारा कन्वर्ट नहीं होगा। हो सकता है कि कोई और वजह से लॉसेस हो जाएं। हो सकता है कि जब आप रिएक्टेंट्स से जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उन प्रोडक्ट्स को ट्रांसफ़र कर रहे हो तो उस दौरान कुछ लॉसेस हो जाएं। तो लॉसेस के तो बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, लेकिन उन लॉसेस की वजह से हमें एक्चुअल में उतनी प्रोडक्शन नहीं मिलती जितनी थियोरेटिकली मिलनी चाहिए। तो थियोरेटिकली तो हम अज्यूम ये करते हैं कि जितना हम रिएक्टेंट डाल रहे हैं प्रोडक्ट भी उतना ही मिलना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में उससे कम ही प्रोडक्ट मिलता है। तो वो कितना परसेंट हमें मिलेगा, दैट्स बेसिकली परसेंटेज यील्ड, और इसीलिए परसेंटेज यील्ड का जो फॉर्मूला होता है दैट इज एक्चुअल अपॉन थियोरेटिकल मल्टीप्लाई बाय 100। यानी कि अगर आपको एग्जामिनर ये बात बता दे कि एक्चुअली आपका प्रोडक्ट कितना बना है, कोई भी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट लेट्स से सी है यहाँ पे, तो इसने आपको अगर बता दिया कि भाई एक्चुअल में आपको इतना प्रोडक्ट मिला है, और थियोरेटिकली आप फाइंड आउट कर सकते हो, क्योंकि जो आप स्टीशियोमेट्री अप्लाई करके फाइंड आउट करते हो ना वो थियोरेटिकल होता है, कि थियोरेटिकली मैं स्टीशियोमेट्री अप्लाई करके फाइंड आउट कर लूँ कि मुझे कितना प्रोडक्ट मिलना चाहिए था, यानी कि सी मुझे कितना मिलना चाहिए था। तो एक्चुअल कितना मिला है ये आपको एग्जामिनर ने बता दिया, थियोरेटिकली कितना मिलना चाहिए था ये आपने स्टीशियोमेट्री अप्लाई करके फाइंड आउट कर लिया, मल्टीप्लाई बाय 100। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ परसेंटेज यील्ड। तो आप परसेंटेज यील्ड ऐसे फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो मैं परसेंटेज यील्ड से रिलेटेड एक सवाल आपके सामने रख के आपको ये बात समझा देता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आए। तो जैसे कि यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है, copper 2 carbonate is broken down by heating to form copper 2 oxide and carbon dioxide gas. The equation for the reaction is shown. Equation आपके सामने। 31 ग्राम ऑफ कॉपर 2 कार्बोनेट आर हीटेड, यानी कि मुझे ये पता है कि 31 ग्राम जो है वो मेरे पास कॉपर 2 कार्बोनेट हमने हीट किया है। until all of the contents of the test tube have turned from green to black, the yield of copper 2 oxide formed is 17.5 ग्राम। यानी कि कॉपर ऑक्साइड मेरे पास जो बना एक्चुअल में वो 17.5 ग्राम बना। व्हाट इज द परसेंटेज यील्ड? अभी आपसे परसेंटेज यील्ड मांग रहा है, तो फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया, परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू एक्चुअल मास कितना बना है डिवाइड बाय थियोरेटिकल मास कितना बनना चाहिए था मल्टीप्लाई बाय 100। तो मुझे ये तो पता है कि एक्चुअली 17.5 ग्राम कॉपर ऑक्साइड बना है, थियोरेटिकली कितना बनना चाहिए था, तो मुझे ए की वैल्यू तो पता है दैट 17.5 ग्राम, तो मुझे टी की वैल्यू चाहिए कि थियोरेटिकली कितना बनना चाहिए। इसके लिए आप सिंपल स्टीशियोमेट्री अप्लाई करोगे। सबसे पहले आप फाइंड आउट करोगे कि अब स्टीशियोमेट्री लगेगी, यानी कि थियोरेटिकली आपको पता लगाना है कि कितना कॉपर ऑक्साइड बनना चाहिए था मास में। तो मेरे पास मास है कॉपर कार्बोनेट का, तो मैं सबसे पहले तो इसके मोल्स निकाल लूंगा। तो सबसे पहले आई हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कॉपर कार्बोनेट बाय यूजिंग द फॉर्मूला m अपॉन mr। मास मेरे पास जो गिवन है वो है 31 ग्राम, तो कॉपर कार्बोनेट का mr चाहिए। कॉपर होता है 64, 64 में 12, ठीक है, कार्बन का तो ये हो गया 76, और 76 में मैं डाल दूँ 48, तो 76 में मेरे पास 48 हो गया 84, 94 सौ 4 12 24 14 114। तो कॉपर कार्बोनेट का जो मेरे पास एम आर है दैट्स 114, ठीक है ना, सॉरी 124, 84 हो गया था ना, 64 में 12 था तो
सही है, 84 से था तो 124, ठीक है। तो 31 डिवाइड बाय 124, ये हम जो है मोल्स फाइंड आउट कर लेते हैं। 31 डिवाइड बाय 124, 0.25। तो मेरे पास कॉपर कार्बोनेट के जो मोल्स आए दैट 0.25। अब इन दोनों का मोलर रेशियो जो है वो 1:1 है। तो यानी कि मेरे पास कॉपर ऑक्साइड के भी कितने मोल्स होंगे, 0.25 मोल्स। अब इसका मास इस हिसाब से कितना है, तो वही मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन एम आर। तो कॉपर ऑक्साइड का एम आर चाहिए विच इज 64 प्लस 16, 80। तो 80 मल्टीप्लाई बाय 0.25, 20। यानी कि मेरे पास कॉपर ऑक्साइड बनना चाहिए था 21 ग्राम्स, ठीक है ना। 21 ग्राम्स, सॉरी 20 ग्राम्स बनना चाहिए था थियोरेटिकली, लेकिन एक्चुअल में कितना बना, 17.5 ग्राम्स। तो फॉर्मूला में रख देंगे, एक्चुअल में कितना बना 17.5, बनना कितना चाहिए था 20 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये हमारे पास आ गया 17.5 डिवाइड बाई 20, 87.5%। तो आपका आंसर हो गया डी, ठीक है ना। तो हमारे पास इस तरीके से परसेंटेज कॉम्पोजिशन, सॉरी परसेंटेज यील्ड के जो क्वेश्चन हम उनको सॉल्व कर लेते हैं। फिर हमारे पास कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको एग्जामिनर परसेंटेज यील्ड दे देता है, आप थ्योरेटिकल फाइंड आउट करते हो जैसा अभी मैंने करा स्टीशियोमेट्री अप्लाई करके, और फिर आप एक्चुअल जो मास बना है वो फाइंड आउट कर लोगे। यानी कि अगर आपको परसेंटेज यील्ड पता है तो आप ये पता लगा सकते हो कि एक्चुअल में कितना बनेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया परसेंटेज यील्ड का कॉन्सेप्ट। दूसरा हमारे पास है वॉल्यूम वॉल्यूम कंपैरिजन का कॉन्सेप्ट। अब ये कॉन्सेप्ट क्या है, अगर आपके पास एक केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट साइड पे प्रोडक्ट साइड पे गैसेस हैं, मतलब गैसेस के साथ भी कुछ हैं, लेकिन अगर गैसेस भी हैं तो आप गैसेस के वॉल्यूम को डायरेक्टली यूज कर सकते हो, और डायरेक्टली यूज करके आप जो है ये फाइंड आउट कर सकते हो कि दूसरी जो गैस है उसका कितना वॉल्यूम बनेगा। वैसे तो आप काम ये भी कर सकते हो कि आपको अगर जैसे ये इक्वेशन यहाँ पे मैंने एक लिखी हुई है जनरलाइज्ड, a+2b फॉर्मिंग c+d 3d। अब a और b और d ये गैसेज हैं और c इधर लिक्विड है। मुझे एग्जामिनर ने बोल दिया कि मेरे पास 300 सेंटीमीटर क्यूब a है, तो बताओ कि मेरे पास जो d है गैस वो कितनी प्रोड्यूस होगी, उसका कितना वॉल्यूम प्रोड्यूस होगा। तो मैं करने को तो ये भी कर सकता हूँ कि 300 को डिवाइड बाई 24,000 करूँ और मैं मोल्स फाइंड आउट कर लूँ ए के। दोनों का मोलर रेशियो स्टीशियोमेट्री अप्लाई करके 1:3 है, मतलब जितने मोल्स इसके आएंगे उसको मल्टीप्लाई बाई 3 करूँ तो मेरे पास डी के मोल्स आ जाएंगे। फिर उन डी के मोल्स से मैं जो है 24,000 को मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है, जो भी मेरे पास डी के मोल्स हैं, और मेरे पास वॉल्यूम आ जाएगा डी का। तो एक तो मैं ये लंबा काम कर सकता हूँ, एक काम मैं और फिर ये कर सकता हूँ कि मैं डायरेक्टली गैस के वॉल्यूम को मोलर रेशो के हिसाब से कंपेयर करके फाइंड आउट कर लूँ। ये सब काम ही नहीं करूँ, यानी कि अगर ए के मेरे पास 300 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है ए का, तो क्योंकि ए और डी का रेशो 1:3 का है, तो 300 का 3 टाइम्स इज 900, तो 900 सेंटीमीटर क्यूब मेरे पास डी जो है वो प्रोड्यूस होगा। तो ये काम मैं डायरेक्टली कंपेयर करके कर रहा हूँ, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ गैस के वॉल्यूम्स पे किया जा सकता है। यानी कि अगर मैं इस एक ही इंफॉर्मेशन को यूज़ करके सी का वॉल्यूम फाइंड आउट करने की कोशिश करूँ तो मुझे पूरा स्टीशियोमेट्री के मोल्स और कंपैरिजन और ये सब भी करके फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि सी एक लिक्विड है। तो ये जो वॉल्यूम वॉल्यूम कंपैरिजन है ये सिर्फ गैस और गैस के बीच में होता है, कि अगर मेरे पास एक सब्सटेंस गैस है और मैं उसका वॉल्यूम मुझे पता है, और मैं दूसरी जो चीज़ जिसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ वो भी एक गैस है, तो मैं गैस के मोल्स को गैस के जो वॉल्यूम्स हैं
उनको डायरेक्टली मोलर रेशियो से कंपेयर करके फाइंड आउट कर सकता हूँ। मुझे मोल्स फाइंड आउट करके फिर कंपैरिजन करके फिर प्रॉपर स्टीशियोमेट्री अप्लाई करके ये सब करने की ज़रूरत नहीं होगी। डायरेक्ट वॉल्यूम्स ऑफ गैस जो हैं ये हम कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बात जो है यहीं तक रखते हैं। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में से आगे बात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।